नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। संसद में शपथ लेते समय कुछ नेताओं के इस तरीके के रवैये देखने को मिले हैं जो शायद पहले कभी नहीं देखे। यहाँ पर अगर हम दो खास चेहरों की बात करें जो हाल फिलहाल में ही ज्यादा उभरते हुए दिखाई दिए हैं, जो लोकसभा चुनाव में उभरते हुए दिखाई दिए हैं, वो हैं पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से मैदान में उतरे और अपने दम पर जीत हासिल करते दिखाई दिए। लेकिन वहीं अगर अब ये देखा जाए कि आने वाले उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हैं, जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। अब यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में मुकाबला होगा वो देखने वाला होगा और दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, ये 4 जो पार्टियां हैं वो आमने सामने होंगी और ये देखना होगा कि आखिरकार इन 10 सीटों में से कौन कितनी सीटें हासिल करता दिखाई देगा। आज इसी पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, यहाँ पर संसद में जब शपथ ली जा रही थी, ओथ ली जा रही थी, तो उस समय देखा गया कि चंद्रशेखर आजाद का जो रवैया है वो एक नया रवैया सामने आया। यहाँ पर वो अखिलेश यादव से हाथ मिलाते दिखाई दिए, उनकी ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए भी दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर पीछे से किसी सांसद ने उनसे कहा था कि आप 2 बार शपथ ले चुके हैं। उसके बाद वो ये कहते दिखाई दिए कि हम इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। मतलब इस तरीके का रवैया उनका सामने आता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अहंकार है वो झलकता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया, एक संकेत छोड़ते हुए गए हैं। यहाँ पर देखा गया कि अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के साथ मिलकर मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर यहाँ जीत हासिल की। 37 सीटें हैं वो हासिल की, भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया। अब ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ होगी। और क्या ये दोनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, बसपा को टक्कर देती दिखाई देंगी? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया चंद्रशेखर रावण का, उनका सियासी जो करियर है अभी वो शुरू हुआ है। तो ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में नगीना सीट जीतकर वो सांसद बनते हैं और यहाँ पर एक सीट से चुनाव लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो एक सीट पे बड़ी जीत हासिल करते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो चंद्रशेखर रावण ने रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई थी, वो रणनीति कारगर साबित हुई। तो अगर वो अभी इस तरीके से यहाँ पर पहली बार मैदान में उतरकर इस तरीके से सफल होते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव, जो तमाम चुनाव जो आने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक जीत का परचम लहराते हुए नजर आएंगे, बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी बड़ा चैनल या कोई भी यहाँ पर पत्रकार अगर बात करता था तो यहाँ पर बात करते थे समाजवादी पार्टी की, यहाँ पर बात करते थे बहुजन समाज पार्टी की, यहाँ पर बात की जाती थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यहाँ पर अब चंद्रशेखर रावण ने तमाम मीडिया के गलियारों में ये सूचित करते हुए कि उनकी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, खबर पहुंचा दी है कि यहाँ पर अगर बात होती है उत्तर प्रदेश की, तो ये बात चंद्रशेखर रावण की भी होनी चाहिए, बात आजाद समाज पार्टी की भी होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक सीट से चुनाव लड़के यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, तो उससे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चेतावनी यहाँ पर हो जाती है कि उनको आगे आने वाले चुनाव में संभल कर चलना चाहिए, अपनी रणनीतियां संभल कर बनानी चाहिए। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक सीट से खड़े होकर वो जीत सकते हैं, तो आने वाले चुनाव में क्या कुछ कमाल कर सकते हैं। अगर बात करें उपचुनाव की, जो कि 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, तो उपचुनाव में भी यहाँ पर वो अपने प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे, उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अखिलेश यादव और मायावती की, तो उनका यहाँ पर समर्थन भी वो कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए उनको देखा गया और अखिलेश यादव और वो दोनों साथ में देखे गए और एक दूसरे की तारीफ करते हुए देखे गए। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव और वो तो साथ में आने का मन बना चुके हैं, लेकिन मायावती अभी फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है अगर मायावती भी यहाँ पर साथ में
उतर जाती हैं तो तीनों ही पार्टी के प्रमुख यहाँ पर कोई बड़ी राजनीति यहाँ पर कर सकते हैं, कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। उपचुनाव के बाद अगर बात करें 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो अखिलेश यादव जिस तरीके से यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव अभी से ही विधानसभा के चुनाव की तैयारियां करते हुए नजर आएंगे उपचुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करी है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ पर उम्मीद जताए बैठी है या उम्मीद लगाए बैठी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कुछ बड़े कारनामे यहाँ पर करती हुई देखी जा सकती है और यहाँ पर अगर बड़ी जीत हासिल करती है तो यहाँ से उत्तर प्रदेश में से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। शालिनी बिल्कुल, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकती है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो इस तरीके से ही अपने दम पर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी भी उनके साथ मिल जाती है और यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी की भी बात की जाए तो मायावती ने आकाश आनंद अपने भतीजे को एक बार फिर से दोनों महत्वपूर्ण पदों पर वापस से मैदान में उतार दिया है। अब ऐसे में उन्हें स्टार प्रचारक की जो सूची है उसमें भी उनका नाम शामिल किया गया है। अब जिस प्रकार से देखा गया कि आकाश आनंद की वापसी हुई है बसपा में और यहाँ चंद्रशेखर आजाद जो अपनी पार्टी के लिए जोरों शोरों से मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं, कि आपस में इन दोनों नए युवा चेहरों की कह सकते हैं टक्कर होती दिखाई देगी। और जिस प्रकार से नगीना सीट पर जब चंद्रशेखर आजाद ने जीत हासिल की थी तो यहाँ जो दलित समुदाय है उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को जीत दिलाई है। लेकिन यहाँ जो बहुजन समाज पार्टी है जिसको कहा जाता था कि वो दलित समुदाय को साधने की कोशिश करती है, वो दलित समुदाय उनके हाथ से निकल चुका है। क्या ऐसे में आकाश आनंद की वापसी एक बार फिर से उस दलित समुदाय को बसपा की ओर करती दिखाई देगी और क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी टक्कर होती दिखाई दे सकती है? मनीष जी बिल्कुल, तो चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर टक्कर की बात करें तो बेशक टक्कर होगी। अगर दोनों ही पार्टियां राजनीतिक मैदान में उतर रही हैं तो बेशक यहाँ पर टक्कर देखने को मिल सकती है। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण की बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर वो अपने यहाँ पर पूरे एक्टिव मोड में दिख रहे हैं राजनीति में, तो ऐसे में आने वाले विधानसभा के चुनाव हो, विधानसभा के उपचुनाव हो या कोई भी और चुनाव हो, तो यहाँ पर चंद्रशेखर रावण अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाते हुए दिख सकते हैं और अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके से नगीना लोकसभा की जनता ने यहाँ पर उनको पसंद किया या यहाँ पर उनको वोट दिया और उनको संसद तक पहुंचाया, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होंगे या विधानसभा के उपचुनाव होंगे उसमें भी जनता भरपूर उनका समर्थन करती हुई देखी जा सकती है। और बात करें अगर यहाँ पर आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद के साथ यहाँ पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया तो आने वाले समय में यहाँ पर चंद्रशेखर रावण और आकाश आनंद के बीच यूं गए चंद्रशेखर रावण और मायावती के बीच यहाँ पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से मायावती चंद्रशेखर रावण का समर्थन नहीं कर रही है तो उससे साफ जाहिर है कि वो यहाँ पर उनसे हाथ मिलाना नहीं चाहती है, उनके साथ कोई भी गठबंधन किसी भी तरह का नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है शालिनी की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर आने वाले विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, दोनों ही चुनाव में अब यहाँ पर टक्कर देखी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी है दोनों एक साथ देखी जाएंगी और एक तरफ देखी जाएगी बहुजन समाज पार्टी। तो यहाँ पर तीन गुटों में यहाँ पर टक्कर देखी जा सकती है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव के साथ क्या कुछ कमाल वो करते हैं वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर आजाद समाज पार्टी जो है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी एक एक कर सीढ़ियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक सीढ़ियों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर यहाँ चंद्रशेखर आजाद का जो अहंकार है वो झलकता दिखाई दिया। शुरुआत में ही हमने बात की थी कि कुछ नेताओं का, कुछ सांसदों का जो अहंकार है वो झलकता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी एक ऐसी बात कह दी है, उनकी पार्टी की ओर से ये बात कही गई है कि अगर आपको चंद्रशेखर से मुलाकात करनी है तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी, उसके बाद आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये जो अगर बात की जाए तो ये अपने उनके खुद के उम्मीदवारों के लिए भी है, अगर उनके उम्मीदवारों को भी उनसे मिलना है, उनके नेता, उनके पार्टी के ही नेताओं को अगर उनसे मिलना है तो भी अपॉइंटमेंट लेनी होगी। तो इस तरीके की अगर नीति अपनाते हैं चंद्रशेखर आजाद तो क्या ये नीतियां उनकी पार्टी को ऊंचाइयों में ले जाने की बजाय गर्द में डुबाती हुई दिखाई दे सकती है? मनीष
जी बिल्कुल, तो यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण ने अपने यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए, कार्यकर्ता हो या कोई भी बड़ा आदमी हो, तो यहाँ पर अगर मिलना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, चंद्रशेखर रावण से वक्त चाहता है, तो ऐसे में अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि इस तरीके का अगर वो रवैया रखेंगे तो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव या आने वाले विधानसभा के 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यहाँ पर चंद्रशेखर रावण अपने लिए खुद ही खड्डा खोदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर चंद्रशेखर रावण को अपने जो शब्द हैं उन पर सही से उनकी पकड़ करनी चाहिए, उन पर चयन जो है वो सही से करना चाहिए, क्योंकि एक राजनेता के तौर पर अगर वो कोई बयान यहाँ पर देते हैं तो सियासी गलियारों में यहाँ पर शाम तक पूरी चर्चा फैल जाती है। तो ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है, तमाम पार्टियां उन पर हमलावर हो सकती है इन चीजों को लेकर, क्योंकि अभी वो नए नए राजनीति में आए हैं और यहाँ पर देखा जाए तो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा है और इस तरीके से सांसद बनने के बाद अगर वो तेवर दिखाएंगे तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ यहाँ पर होता हुआ दिखा है, तो हो सकता है चंद्रशेखर रावण को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी सांसदी न गंवानी पड़े या अपनी सीट न गंवानी पड़े लोकसभा चुनाव में जो आने वाले समय में दोबारा चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब ये देखा जा सकता है चंद्रशेखर रावण को बयानबाजी और अपने शब्दों का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है तो जनता के हित की बात उनको बेशक सुननी पड़ेगी। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद को जनता के हित की बात जरूर ही करनी भी पड़ेगी और सुननी भी पड़ेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, आखिरकार उस पर क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 पार्टियां हैं और केवल 10 सीटें हैं। तो अब देखना होगा कि कौन कितनी सीटें जीतता दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।